आप सबको पता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों ही आपके बॉडी में कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन कर रही है। किसकी? आपके सारे फिजियोलॉजी फंक्शन का। न्यूरोग्लियल सेल्स का काम क्या है? ये बस सपोर्टिंग सेल्स है। किसको सपोर्ट कर रहा है? न्यूरॉन्स को। कैसे सपोर्ट कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके, माइलिन शीथ बना के। तो अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें वो दो हो जाता है, एक है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जहाँ पे आपका एक्सॉन खत्म हुआ दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल मोस्टली ब्रांच्ड होती है, आपको कई सारे शाखाएं दिखेंगी। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, आई होप आप सब हेल्दी हो और बहुत बहुत खुश हो। आप सबको पता है हम लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमन फिजियोलॉजी में कई सारे चैप्टर्स का नीट माइंड मैप कर चुके हैं ऑलरेडी, और आज बारी है आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का। आप सबको पता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। देखा जाए तो सारे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि आप जब डॉक्टर बनोगे तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को ही एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करेंगे नीट माइंड मैप सीरीज का ये वाला जो चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यूरॉन्स, है ना, कि न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देखने वाले, राइट। स्ट्रक्चर, देन हम फंक्शन देखेंगे न्यूरॉन्स का, राइट, एंड ऑब्वियसली हम न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टी देखेंगे, राइट, प्रॉपर्टीज की, किस तरह से न्यूरॉन अपनी सारी एक्टिविटीज कर रहा है। और प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब ये है कि हम थोड़ा सा कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले, ठीक है। सो कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। एंड फॉलोड बाय दैट हम बात करने वाले हैं आज अबाउट दी ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी CNS एंड PNS, दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मेनली हम फोकस करेंगे CNS पे, क्योंकि NCERT में से CNS तक ही दिया हुआ है, और डिटेल्स में हम ब्रेन की स्टडी करने वाले हैं। अंडर CNS विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन एटसेट्रा। PNS का बस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही पार्ट दिया हुआ है, नथिंग मच। सो बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन। तो हम सबको पता है कि न्यूरल कंडक्शन या न्यूरल इम्पल्स, इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम जो प्रेजेंट है दैट इज एन ऑर्गन सिस्टम, है ना। ऑर्गन सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, तो आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, बहुत सारे नर्व फाइबर्स जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं वो इन्वॉल्व है, राइट। तो आप देखोगे कि हमेशा न्यूरल सिस्टम में जो कनेक्शन होता है, जो इम्पल्स या कोई मैसेज को अगर ट्रांसफर करना होता है वो काफी फास्ट हो सकता है। कैसे? ये अगर आपका एक न्यूरॉन है, लेट्स इमेजिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये एक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, है ना, और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। हम ऑलरेडी साइनेप्स के बारे में थोड़ा बहुत लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो आप साइनेप्स देखते हो ये है आपका, यू नो, दैट इज द गैप, दैट इज द साइनेप्स। हियर साइनेप्स बना हुआ होता है किससे? मोस्टली साइनेप्स बना हुआ होता है आपके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से, साइनेप्स के आगे और पीछे, राइट। तो इन्हीं साइनेप्स में मोस्टली अगर ये केमिकल साइनेप्स है तो ये रिलीज करेगा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो आपको रेड कलर के केमिकल्स दिख रहे हैं ये कुछ भी नहीं, मैसेंजर्स है। ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स में रिलीज किया जाता है बाय द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो यहाँ पे मैं छोटा सा पॉइंट जरूर लिख दूंगी कि दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये क्या है? ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है। ये एक मैसेज लेके जाता है, चाहे कोई भी स्टिम्युली वाला मैसेज हो, उसे वो लेके जाएगा कहाँ पे?
दूसरे वाले साइनैप्स, दूसरे वाले न्यूरॉन के पास, राइट? सो इट ब्रिंग्स एन एक्शन पोटेंशियल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। एक्शन पोटेंशियल क्या है वो हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। मतलब समझ लो डीपोलराइजेशन या एक्टिविटी या मैसेज पास ऑन हो चुकी है, ये न्यूरॉन फिर तीसरे न्यूरॉन को भेजेगा एंड सो ऑन। तो ये जो मैसेज का ट्रांसफर है ये बहुत क्विकली होता है अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें, एंड ये बहुत शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट है। शॉर्ट लास्टिंग क्यों? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा रिलीज नहीं होगा, हमेशा अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में है। ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है दिस इज दी, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर। ये रिसेप्टर है ना पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, ये हमेशा नहीं प्रेजेंट रहेगा, मतलब हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर अवेलेबल नहीं है उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए। जब जरूरत हो गई खत्म, ये न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक हो जाएगा, तो मैसेज बस चला गया वापस, तो अब और स्टिम्यूली नहीं है, तो ये बहुत शॉर्ट लास्टिंग है। फिर एक और न्यूरोट्रांसमीटर आएगा एंड सो ऑन, इस तरह से इसकी इफेक्ट चलेगी। शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट है, तभी बार बार न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना पड़ता है। उसी से अगर हम कंपैरिजन करते हुए एंडोक्राइन सिस्टम को देखें, क्योंकि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों ही आपके बॉडी में कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन कर रही है, किसकी? आपके सारे फिजियोलॉजी फंक्शन का, है ना। कुछ हार्मोन्स भी है जो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है। कुछ न्यूरॉन्स है जो उसकी स्टिम्यूली से आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेगुलेट हो रहे, कंट्रोल हो रहे, राइट। तो अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम को देखो तो हम क्या जानते, बेसिकली इतना तो हम सब ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन सेल्स है या ग्लैंड्स है उसमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होता है, राइट। दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। तो हमेशा क्या होगा कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आपके एंडोक्राइन सेल्स है ये अपने सिक्रीशंस को ब्लड वेसल्स में यूजुअली सिक्रीट कर देते हैं, वो ब्लड वेसल जो उनको इनर्वेट कर रही है। तो इसने ब्लड वेसल में डाल दिया। अब हमें पता है ब्लड वेसल तो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, तो जो भी टारगेट ऑर्गन है उस टारगेट ऑर्गन तक ब्लड इस हार्मोन को लेते हुए चली जाएगी। यहाँ जैसे न्यूरोट्रांसमीटर था, यहाँ पे आपको हार्मोन दिख रहा है। देखो यूजुअली एंडोक्राइन ग्लैंड में उसकी टारगेट ऑर्गन काफी दूर बैठी है, तो इतना लंबा डक्ट नहीं हो सकता। इमेजिन करो कि ये जो सेल मैंने ऊपर बनाया हुआ है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का सेल है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का सेल इमेजिन करते हैं कि FSH नाम का एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन, इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो है ओवरी। कहाँ पे? पिट्यूटरी और कहाँ पे? ओवरी, राइट। इतना लॉन्ग डिस्टेंस में आप डक्ट नहीं रख सकते हो, करेक्ट। तो इस हिसाब से हम क्या देखेंगे कि जनरली क्या होगा यहाँ पे कि ये ब्लड लेके जाएगा ओवरी तक। तो ओवरी टारगेट ऑर्गन थी, वहां पे चला गया, ओवरी के पास ये FSH पहुंचा और ओवरियन के सेल को बोला कि आप अपना हार्मोन रिलीज करो, मैंने तो आपको सिग्नल भेज दिया है। अब ओवरी इस मैसेज के वजह से, इसके इफेक्ट से क्या हार्मोन रिलीज करेगी? हमें पता है कि ओवरी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है। इमेजिन करते हैं इसने ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया, ईस्ट्रोजन फिर ब्लड में जाएगा, क्योंकि अगेन ओवरी भी तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो अगेन ये ब्लड कहां पे लेके जाएगा आपके ईस्ट्रोजन को? यूटेरस के पास। तो ओवरी का टारगेट ऑर्गन है यूटेरस, तो ये यूटेरस के पास जाएगा और इस ईस्ट्रोजन के वजह से ओवरी क्या मैसेज देना चाहता है यूटेरस को कि आप अपने एंडोमेट्रियल सेल को थिकन करो। थिकनिंग कैसे होती है? सेल को हमने इंक्रीज किया नंबर में, जितनी ज्यादा सेल बढ़ी उतना ज्यादा मोटा हो गया एंडोमेट्रियम, थिकनिंग हो गई, तभी तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल है, राइट। तो यही चल रहा है, कॉजेस द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, राइट, द यूटेराइन एपिथेलियम, राइट। बट ये जो रेस्पॉन्स ये काफी स्लो है, आप खुद ही सोचो ना, ब्लड में गया फिर धीरे 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 जा रहा है, इट्स अ वेरी स्लो रेस्पॉन्स, बट इट इज लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है ये हार्मोन, काफी देर तक ये हार्मोन रहेगा, काफी देर तक ये काम कराता रहेगा। न्यूरल सिस्टम की जैसा नहीं, क्योंकि हमारा अगला चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन है, वहां पे हमें यही समझना है। और आपके NCERT में इसीलिए इसी चैप्टर में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, इन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में। तो उसी इंट्रोडक्शन को, जो कि 3-4 पैराग्राफ का है, उसको मैंने एक छोटे से पॉइंट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तब हम क्या समझते हैं कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स फॉर देयर सिंक्रोनाइज्ड फंक्शनिंग। ठीक है, किसकी सिंक्रोनाइज्ड फंक्शनिंग? आपके बॉडी के और हर एक ऑर्गन्स की, हर एक सिस्टम की, हर एक फिजियोलॉजी की, राइट। सो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट।
अब हम बेसिकली फोकस करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमने ऑलरेडी एनिमल टिश्यू में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, है ना, न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो हमने ये देखा था कि जो न्यूरल सिस्टम है, सिस्टम में तो आपको पूरा का पूरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सब कुछ दिख जाता है। लेकिन जो न्यूरल टिश्यू है, जो आपका न्यूरल टिश्यू है, अगर आप न्यूरल टिश्यू की बात करो, यहाँ बस थोड़ा सा मैं ये कट करूंगी बिकॉज इट्स नॉट अ सिस्टम, ये टिश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, सिस्टम तो हम बाद में फिर नीचे देखेंगे। सो न्यूरल टिश्यू जो है बेटा, न्यूरल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ क्या, न्यूरल टिश्यू में आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे, कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स मिलेगी, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। तो आपकी जो न्यूरॉन्स है ये एक्साइटेबल सेल्स है, ये जो न्यूरॉन्स है बेटा ये आपके एक्साइटेबल सेल्स है। एक्साइटेबल सेल्स का मतलब क्या है, दे कैन जनरेट एन इम्पल्स, ये इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी। इस केस में हम कुछ भी नहीं, डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। सो दे आर एक्साइटेबल सेल विच आर केपेबल of generating an impulse, right, and which can detect, receive and transmit different kind of stimuli। डिटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, रिसीव कर सकते हैं उस स्टिम्यूली को, ट्रांसमिट भी कर सकते किसी स्टिम्यूली को। और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिम्यूली से आप क्या समझते हो, पेन एक स्टिम्यूली है, टच एक स्टिम्यूली है, स्मेलिंग ऑल्फैक्शन एक स्टिम्यूली है, विजन एक स्टिम्यूली है, ऑडिशन सुनना एक स्टिम्यूली है। तो हर तरह की स्टिम्यूली को रिसीव करना, डिटेक्ट करना, ट्रांसमिट करना, ये सारा काम आपका न्यूरॉन करता है। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स का काम क्या है, ये बस सपोर्टिंग सेल्स है। किसको सपोर्ट कर रहा है, न्यूरॉन्स को। कैसे सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके, माइलिन शीथ बना के, राइट, कुछ अगर थोड़ा बहुत न्यूरॉन के किसी पार्ट में इंजरी हुई तो उसको हील करके, पूरे न्यूरॉन को नहीं कर सकता। न्यूरॉन आपका कभी भी रीजनरेशन नहीं होता है न्यूरॉन्स में, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट है, दे लैक सेंट्रियोल, इसीलिए रीजनरेशन या सेल डिवीजन नहीं होता है न्यूरॉन सेल का, बाकी सब बॉडी सेल्स के होते हैं, राइट। तो ये सारा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्लस ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहा है, ये भी हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ा था। अब देखो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें, इस सिस्टम में काफ़ी सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम है तो एक ऑर्गन आपका पूरा का पूरा आया CNS, इसमें भी काफ़ी ऑर्गन्स है बाय द वे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखो, इसमें मेनली इट्स अ साइट फॉर इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन। साफ साफ मतलब क्या है कि ये डेटा को लेता है रिसीव करके, फिर इवैल्यूएट करता है कि किस तरह का स्टिम्यूली है। अगर मच्छर काट रहा है तो पेन स्टिम्यूली होगा, है ना, बर्निंग कैंडल में हाथ लगा रहे हो पेन स्टिम्यूली होगा। तो इस तरह के स्टिम्यूली को डिटेक्ट करता है। किसी ने बुलाया तो ऑडिटरी स्टिम्यूली होगा, तो आपने सुना, अब आप क्या करोगे, आप इस तरह से मुड़ के देखोगे पीछे, है ना, जहां से आवाज आई, तो ये मुड़ना इज दी व्हाट, मोटर एक्टिविटी, आपने रिस्पॉन्ड किया स्टिम्यूली के अगेंस्ट, राइट। तो इट्स द साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, वही इवेल्युएशन है ना, इंफॉर्मेशन जो भी मिली है उसको प्रोसेस कर रहा है, किस तरह का स्टिम्यूली आया, किस तरह का इंफॉर्मेशन आया है, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है बेटा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम ब्रेन को देखें, ब्रेन को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आगे इस चैप्टर के आगे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन। डिटेल्स में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम्स के साथ। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेनली ब्रेन, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का जो पार्ट है वहां से एक्सटेंड करता है, ठीक नीचे आपके पूरे ट्रंक में आएगा, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। अगेन स्पाइनल कॉर्ड को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन पहले हम पूरा पढ़ाते थे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड का डाइसेक्शन पार्ट भी हम देखते थे, स्पाइनल नर्व्स के बारे में भी हम इनफैक्ट पढ़ते थे। एनीवेज अब हटा दिया है तो क्या करें, कोई बात नहीं, चलो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल नाम से ही पता चल रहा है ये आपके सेंट्रल में नहीं है, सेंट्रल से परे है, आसपास बैठा है, और ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। कैसे कनेक्टेड है, जैसे कि क्रेनियल नर्व ले लो, क्रेनियल नर्व एक तरह का PNS है, ठीक है, और ये आपके क्रेनियम मतलब ब्रेन से कनेक्टेड है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेके जाता है बाकी बॉडी पार्ट, जो आपके स्कल में, क्रेनियम में जितने भी बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि आईज तक मैसेज को ले जाना, ठीक है, जैसे कि आपके फेशियल
मसल तक ले जाना, ठीक है, जैसे कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम तक ले जाना, आई मसल तक ले जाना, ये सारा काम आपका क्रेनियल नर्व कर रहा है। वो एक पीएनएस का पार्ट है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो, राइट ये क्या कर रहा है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेके जा रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो बस प्रोसेस कर रहा था कि अच्छा पेन है, अच्छा ऑडिटरी स्टिम्यूली है, लेकिन इसने कुछ बोला भी कि ये हेडक्वार्टर है, इसने मैसेज भेजा, इसने जो मैसेज भेजा उसको लेके कौन जा रहा है इतनी दूर तक, वो लेके जाएगा आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सारे न्यूरॉन्स। तो अगर हम देखें यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दीज आर ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम 3 वे में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो ये तीनों वेज जो मैंने यहां लिखा हुआ है, अगेन आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है पता है, पहले पेज में लिखा है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर ऑफ 2 टाइप्स, एफरेंट इफरेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में लिखा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज आल्सो डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो मैंने क्या किया, ऐसे अलग अलग पेज, अलग अलग पैराग्राफ में जंप कर करके समझने से अच्छा है ऑल्सो उल्सो ना पढ़ के एक ही में लिख दे हम। किस बेसिस पे हमने एफरेंट डिफरेंट बोला, किस बेसिस पे मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोला, वो बेसिस भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला बेसिस फोकस करके देखिए, वो है बेस्ड ऑन देयर एसोसिएशन पॉइंट। क्या बोला, नर्व्स, दीज आर द नर्व्स एसोसिएटेड विद द सीएनएस, राइट। सो सीएनएस के सीएनएस तो दो है यहाँ पे, कौन से पार्ट से एसोसिएटेड है, अगर वो एसोसिएटेड है आपके ब्रेन से तो बन गया क्रेनियल नर्व्स। ये 12 पेयर से आपके ब्रेन से अराइज हो रहे हैं। क्रेनियल नर्व्स दे आर एसोसिएटेड विद द ब्रेन, जितने भी आपके क्रेनियम में ऑर्गन्स है उसको इनर्वेट कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया। फिर स्पाइनल नर्व सेकंड टाइप जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड है। स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स है, और ये नर्व्स कहाँ जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकल निकल के जितने भी आपके ट्रंक में ऑर्गन है वहां इनर्वेट कर रहा है, हाथ में, दोनों हाथों में, पूरे चेस्ट रीजन में, थोरासिक रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, लोअर पैरों में, हर जगह जा रहा है ये, ठीक है। ओके, तो ये स्पाइनल नर्व्स। सेकंड बेसिस है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी एंड फंक्शन, किस तरह का फंक्शन कर रहे हैं, क्या ये मैसेज को बॉडी से सीएनएस तक लेके जा रहे हैं या सीएनएस से बॉडी में लेके आ रहे हैं, ये उनका फंक्शन है। इस बेसिस पे 2 टाइप के हो गए, एफरेंट एंड इफरेंट, ठीक है। एफरेंट क्या करता है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। इसे समझने के लिए एक बार इस पे फोकस कीजिए, ये जो मैंने यहाँ ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए फ्लो चार्ट नॉट अ डायग्राम, है कि नहीं। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है या एफरेंट न्यूरॉन्स है, जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने दिख रहा है ना एफरेंट फाइबर, हाँ दिख रहा है, वेरी नाइस। तो ये जो एफरेंट फाइबर है बेटा, ये इनको सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके बॉडी के सेंसरी रिसेप्टर से मैसेज को लेके आ रहा है सीएनएस। समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, इमेजिन देखो आपके बॉडी में कई सारे सेंसरी रिसेप्टर्स है, ये आपके ईयर सेंसरी रिसेप्टर है, नोज में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम रिसेप्टर है, आई सेंसरी रिसेप्टर्स है, राइट, स्किन आपका सेंसरी रिसेप्टर है, बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स है आपके बॉडी में, कई सारे सेंसरी रिसेप्टर्स है, अंदर भी ऑस्मो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा था, है ना। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपने क्या पढ़ा था, कीमो रिसेप्टर्स वेरी सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सारे सेंसरी रिसेप्टर्स ही तो है, जैसे ही उसने देखा CO2 H+ ज्यादा है वो मैसेज भेजेगा आपके पॉन्स वेरोली में और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, तो सीएनएस का ही तो पार्ट है, गया ना मैसेज लेके, तो ये क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो स्किन में लेट्स इमेजिन बर्निंग कैंडल को मैं टच कर रही हूँ, या फिर मुझे मच्छर ने काटा, ठीक है, तो ये पेन हुआ, ये सेंसरी पेन कौन लेके गया मैसेज, ये लेके गया सेंसरी न्यूरॉन एफरेंट फाइबर। अब ब्रेन ने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया कि अच्छा पेन है, मुझे कुछ करना है, क्या करना है, मैं इस हाथ को बोलती हूँ मार इस मच्छर को, या इस हाथ को मैं बोलूंगी कॉन्ट्रैक्ट करो और मच्छर को भगाओ। तो ये मैसेज से जो मैंने स्टिम्यूली दी है, ये मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा कि भाई ब्रेन बोल रहा है कि तू जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर और हाथ हटा, ठीक है। तो वो मोटर या इफरेंट फाइबर्स करेंगे सीएनएस से आपके बॉडी तक ले जाना, बॉडी के कौन से पार्ट में, जो भी टारगेट ऑर्गन है, इस केस में मसल था टारगेट ऑर्गन या इफेक्टर ऑर्गन, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मच्छर उड़ गया, या मैंने मारा, ये भी तो मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन से ही किया है मैंने, राइट। तो ये मोटर न्यूरॉन लेके जा रहा है या आपकी इफरेंट फाइबर। इसीलिए ये 2 तरीके से आपके डिवाइडेड है, कौन, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी एंड फंक्शन, आपके पीएनएस।
नाउ थर्ड इज द बेस्ड ऑन द ऑर्गन ऑफ इनर्वेशन, कौन से ऑर्गन को इनर्वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने मसल से मारा, ये मसल तो आपका स्केलेटल मसल है, ये आपकी वॉलेंटरी मसल है, तो अगर वॉलेंटरी मसल को इनर्वेट कर रही है आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो वो हो जाएगा आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, वॉलेंटरी ऑर्गन्स। और इनवॉलेंटरी भी हो रहा है, अगर आप इमेजिन करो कि जैसे हमें क्या करना है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना या डायलेट करना है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत ही लो था तो आप ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो आपने कॉन्स्ट्रिक्ट कैसे किया है ब्लड वेसल को, ब्लड वेसल ऐसा था, ठीक है, आपने कॉन्स्ट्रिक्ट करके ऐसा बना दिया, तो कॉन्स्ट्रिक्शन में अगेन ब्लड वेसल छोट, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये किस वजह से हुआ है, ट्यूनिका मीडिया, याद है ना ट्यूनिका मीडिया प्रेजेंट था आपके ब्लड वेसल में। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल है, इनवॉलेंटरी है वो, तो स्मूथ मसल को या कार्डियक मसल को या किसी और इनवॉलेंटरी ऑर्गन को अगर वो इनर्वेट कर रहा है तो वो हो गया आपका ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का अगेन दो पार्ट है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम तो हम समझ गए, सारे वॉलेंटरी ऑर्गन्स में जा रहा है आपका, जैसे स्केलेटल मसल एंड ऑल, राइट। तो अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें वो दो हो जाता है, एक है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, इसका नाम है रेस्ट डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मतलब जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में नहीं है, आप आराम फरमा रहे हो, आप आराम से पढ़ रहे हो, आप आराम से बाजार जा रहे हो, बस पकड़ रहे हो, बॉडी स्ट्रेस में नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट रेट है, ये सब कुछ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करता है या रेगुलेट करता है। जैसे कि डिक्रीज इन हार्ट बीट, दैट डजंट मीन कि 72 के नीचे हो गया, नो, 72 नॉर्मल रखना। आप दौड़ के आए थे, आपका 80 था भी है हार्ट बीट, उससे नॉर्मल 72 लाना इस पैरासिम्पैथेटिक का काम। अगर आपको ये भी पता है कि हार्ट बीट रेट इंक्रीज हुई है मतलब कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हुई है, पहले 72 बीट्स पर मिनट हो रहा था जिसमें 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम था, तभी 5000 लीटर हुआ था, सॉरी 5 लीटर हुआ था, 5000 ml हुआ था। अब अगर आपका 72 हार्ट रेट ना होके 80 हार्ट रेट हो जाए तो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रही है, सपोज 70 के बजाय अब वो कर रहा है 75, तो आप 82 इंटू 75 करो, 5000 ml से भी ज्यादा होगा कार्डियक आउटपुट, तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट हैज इंक्रीज, है ना। ब्रीदिंग रेट भी ऑफ कोर्स आपका इंक्रीज होगा क्योंकि आप दौड़ रहे हो, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन एंड H+ आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो ज्यादा ज्यादा CO2 एंड H+ आयन प्रोड्यूस होगा, तो उसको कम करने के लिए आपको ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो ब्रीदिंग रेट, आपको याद है ना न्यूरल रेगुलेशन की एक्सरसाइज के वक्त आपकी जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, आई एम सो सॉरी, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो आपके इनहेलेशन के ड्यूरेशन को कम रिड्यूस कर देती है, तो आप फास्ट सांस लेते हो, राइट। कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, सॉरी यहाँ पे होगा डायलेशन, हाँ कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल मतलब आप आराम से बैठे हो, आपकी विजन वगैरह सब प्रॉपर है, लाइट वाइट सब ठीक है, तो आपकी कंस्ट्रिक्टेड ही रहेगी प्यूपिल, ठीक है। रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूस, नाम ही है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो डाइजेशन तो जरूरी है, तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की रिलीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी है, पैरासिम्पैथेटिक की है। सो ये आपकी पैरासिम्पैथेटिक का काम है। सिम्पैथेटिक ठीक उल्टा काम करेगा, ठीक है, दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, उल्टा काम, ऑपोजिट काम करता है। इंक्रीज इन हार्ट बीट रेट, ठीक है, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, वही जो मैं आपको समझा रही थी, अगर आप दौड़ने लगो, अचानक से आपका 82 हार्ट बीट हो चुका है तो आपकी कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगी, यहाँ पे वो घट गई थी इस एरिया में, है ना, यहाँ पे वो बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, यहाँ पे डिक्रीज था ब्रीदिंग रेट क्योंकि आप नॉर्मल सिनारियो पे आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे, है ना। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, आप आप सपोज अगर एक्सरसाइज कर रहे हो या मैराथन में दौड़ रहे हो, आपको विजन प्रॉपर चाहिए, तो विजन प्रॉपर होने के लिए लाइट की एंट्री ज्यादा बढ़ा दी जाएगी प्यूपिल को डायलेट करके कि रेटिना में ज्यादा से ज्यादा लाइट जाए, प्रॉपर विजन मिले, क्लियर विजन मिले। या आप अंधेरे रूम में घुस रहे हो तब भी डायलेट हो जाएगा, आप डरे हुए हो तब भी डायलेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि डर गए हो मतलब अभी आप फाइट और फ्लाइट करने वाले हो, फाइट एंड फ्लाइट करना है तो आपको विजन प्रॉपर चाहिए ताकि आप अच्छे से देख के भाग सको, राइट। एनीवे, इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूस, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो डाइजेशन की क्या जरूरत, दोनों काम नहीं करेगी वो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो बॉडी में सारा कॉन्सेंट्रेशन वहीं पे जाएगा, है ना, आपके स्केलेटल मसल में दौड़ने में कॉन्सेंट्रेशन में डाइजेस्टिव जूस बंद हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं आपके एक्सरसाइज करने से पहले खा के मत जाओ हैवी कुछ, ठीक है। अब एक और आपके ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का एक और पार्ट है या आपके
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट आप बोल सकते हो, जिसे हम विसरल नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं। ये आपके जितने भी विसरल ऑर्गन्स है ना, जितने आपके एलिमेंट्री कनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इन सारे ऑर्गन्स को इनर्वेट करती है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, बहुत सारे नर्व टिश्यू, ठीक है। प्लेक्शस, प्लेक्शस मतलब गुच्छों में जो नर्व फाइबर, इतनी लॉन्ग एक्सॉन होती है, वो जाके ऐसे गोल गोल कॉइल, कई सारे न्यूरॉन के नर्व फाइबर्स जाके ऐसे कॉइल कॉइल होके एक जगह पे इनर्वेट कर रही है। जैसे आपके एलिमेंट्री कनाल के ट्रैक्ट में है ये नर्व प्लेक्शस। दीज आर जस्ट बंच ऑफ नर्व फाइबर्स विच हैज इनर्वेटेड अ टिश्यू और एन ऑर्गन और कॉइलिंग बना चुके हैं, इसलिए प्लेक्शस बोल रहे हैं। नेटवर्क बोल सकते हो आप सिंपली। फाइबर्स एंड गैंग्लिया, गैंग्लिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज of many neuron, ठीक है, by which impulses travel from CNS to viscera and from viscera to CNS. viscera मतलब वही एलिमेंट्री कनाल, तो एलिमेंट्री कनाल टू CNS एंड CNS टू एलिमेंट्री कनाल, जो भी सिग्नल जा रहा है ये आपकी विसरल नर्वस सिस्टम है। एक्चुअली विसरल नर्वस सिस्टम हम थोड़ा बहुत आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी बोल सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी विसरल ऑर्गन को इनर्वेट कर रही है, राइट। तो ये था आपका पूरा का पूरा नर्वस ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के सारे पार्ट्स। अब हम फोकस करेंगे न्यूरॉन और उसके स्ट्रक्चर में। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके थे शायद एनिमल टिश्यू में, आई गेस सो, इफ नॉट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने बना दिया है। तो ये सपोज पूरा आपका एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, दो, हाँ, एक आपका साइटोन और दूसरा सेल प्रोसेसेस, जो साइटोन से निकल रही है प्रोसेसेस, तो सेल प्रोसेसेस वो दो टाइप की है। एक है डेंड्राइट जो साइटोन से कई सारे निकल सकते हैं या एक भी निकल सकता है, और एक एक्सॉन जो एक ही निकलता है। एनीवे, तो हम पार्ट्स देख लेंगे यहाँ पे। नंबर 1 अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, ये है साइटोन। साइटोन को हम सेल बॉडी या पेरिकैरियोन या सोमा भी बोल सकते हैं। ये कई अलग अलग नाम है आपके, है ना इसके। तो ये नाम इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि कोई भी वर्ड यूज करके वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो साइटोन आप क्या देखोगे, साइटोन इज यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है साइटोन में। एंड साइटोन में आपको इस तरह से कुछ ग्रैन्युलेटेड स्ट्रक्चर दिख रही होंगी, है ना, इसे ग्रैन्युलेटेड स्ट्रक्चर दिख रही होंगी। दीज आर निजल बॉडीज। ये निजल बॉडीज कुछ भी नहीं है, दीज आर मॉडिफाइड राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हर एक सेल में आपको दिखता है ना, RER एंड राइबोसोम्स। इनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो निजल बॉडीज भी प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही है। क्यों, क्या जरूरत है इस प्रोटीन की, इस सेल के सर्वाइवल के लिए, इस सेल को बचा के रखने के लिए, सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। सो दी यूजुअली सिंथेसाइज प्रोटीन्स। नाउ सेल बॉडीज से निकली हुई बहुत सारी मल्टीपल आपको डेंड्राइट्स दिखेंगे। ये सिंगल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा है यहाँ पे आप डेंड्राइट्स लिखेंगे, मल्टीपोलर भी इसका नाम होगा, मैं आगे बताऊंगी वो। डेंड्राइट्स में भी आपको निजल बॉडीज दिखेंगी। इन डेंड्राइट्स ऑल्सो यू विल फाइंड दीज निजल ग्रैन्यूल्स या निजल बॉडीज। और एक और बात याद रखिएगा, जो डेंड्राइट्स है हम या सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल, जैसे कि मैंने बोला, एंड दे ऑल्सो कैरी इंपल्सेस टुवर्ड्स द साइटोन। ये जो इंपल्स को कैरी करता है ये टुवर्ड्स द साइटोन कैरी करेगा, यहां से यहां, इस तरह से, राइट। जो इंपल्स है, और इंपल्स कहां से आया था, सपोज यहां एक और न्यूरॉन का एंडिंग था, इससे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट में, या यहां से साइटोन में, यहां पे इस तरह से इंपल्स रिसीव होता है। सो इट इज ऑलवेज कैरिंग दैट इंपल्स टुवर्ड्स द साइटोन। अगर हम एक्सॉन की बात करें, एक्सॉन कहाँ से अराइज हो रहा है, आपके साइटोन के एक एरिया से अराइज होता है। इस एरिया जहां से एक्सॉन अराइज हो रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं एक्सोनल हिलॉक, इसे हम बोलते हैं एक्सोनल हिलॉक। ये पूरा का पूरा आपका एक्सॉन है। एंड एक्सॉन में, एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक्सोलेमा बोलते हैं। अलग नहीं, इस एक ही सेल का पार्ट है, बट इट्स अ डिफरेंट। बाकी सेल से आप कंपेयर करके देखो ना न्यूरॉन को, कितना डिफरेंट है ना, इसका शेप कितना डिफरेंट है। तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक्सोलेमा बोलेंगे। एंड आपको दिखेगा कि जो एक्सॉन है, दीज आर कवर्ड बाय, सराउंडेड बाय, अगर ये हमारा एक एक्सॉन है, इसके आसपास आपको इस तरह से कुछ सेल्स दिखेंगी। ये सेल्स है शॉन सेल्स। क्या है, शॉन सेल्स। तो ये शॉन सेल्स हर आपको सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में दिखेगा ही दिखेगा। अब कभी कभी किसी किसी न्यूरॉन में ये शॉन सेल
एक लिपिड के मल्टीपल लेयर रिलीज करता रहता है, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, हाँ, किसी किसी न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर से मल्टीपल लिपिड लेयर बनाएगा, उसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। तो याद रखिएगा, अगर माइलिन प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर माइलिन नहीं है तो अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। लेकिन शॉन सेल दोनों में है, एक में वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक में वो नहीं कर रहा है, बट है दोनों में प्रेजेंट वो। और ये मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ, शॉन सेल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में क्या माइलिनेटेड नहीं होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन वहां सेल कोई और होती है, वो ऑलिगोडेंड्रोसाइट है। हमने पढ़ा था न्यूरल टिश्यू में, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में, याद कीजिएगा कि ये जो शॉन सेल है, ये मैं छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आप सबके लिए लिख दूंगी कि ये जो शॉन सेल है ये आपके पीएनएस में माइलिन शीथ प्रोडक्शन का काम करता है। और अगर हम सीएनएस की बात करें तो उसमें आता है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, वो माइलिन बनाते हैं। अगर माइलिन है तो माइलिनेटेड, नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड। जैसे कि अगर आप कॉर्पस कैलोसम का नाम आपने शायद सुना होगा, कॉर्पस कैलोसम ऑफ योर सेरेब्रम इज मेड अप ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो नॉन माइलिनेटेड से प्रेजेंट है, इसलिए व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, इस तरह से हम पढ़ते हैं, है ना। मैं पढ़ाऊंगी, वो टेंशन मत लो, आज ही पढ़ने वाले हैं हम। ओके, अब देखते हैं आगे। अब जिस जिस एरिया में ये माइलिन शीथ नहीं है, ये देखो, ये जो शॉन सेल्स है ना, ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है, कंटिन्यूअसली एक सेल दूसरे सेल से हाथ पकड़ के पूरे एक्सॉन को उसने कवर किया हुआ है। जिस एरिया में माइलिन शीथ है ही नहीं, चाहे वो नॉन माइलिनेटेड हो अनमाइलिनेटेड हो, इस एरिया में है ही नहीं, इसको हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रैनवियर। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, याद रखिएगा, उसमें नर्व इंपल्स इस तरह से ट्रैवल करती है फ्रॉम वन नोड्स ऑफ रैनवियर टू द नेक्स्ट नोड। तो ये जंपिंग मूवमेंट को हम सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, और ये फास्टेस्ट इंपल्स को कैरी कर सकता है क्योंकि जंप कर करके जा रहा है। याद रखिएगा, ये जो एक्शन पोटेंशियल वगैरह में पढ़ाऊंगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंजेस आती है, ठीक है। तो जहां जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड है वहां पे चेंज दिखेगी नहीं, तो ये ढूंढेगा कहां पे नेक्स्ट खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इंसुलेटेड नहीं है, नेक्स्ट ये ढूंढेगा नेक्स्ट को, इसीलिए जंपिंग मूवमेंट हो रही है। नॉन माइलिनेटेड में वो सीधा, अगर ये आपका नर्व है, कोई माइलिन शीथ नहीं है, वो इस तरह से मूव कर रहा है धीरे धीरे हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जहां पे आपका एक्सॉन खत्म हुआ, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल मोस्टली ब्रांच्ड होती है, आपको कई सारे शाखाएं दिखेंगी। ये जो ब्रांचेस है, एंड में जाके थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है उन ब्रांचेस में। ये स्वेल्ड अप पार्ट इसीलिए है ताकि वो प्री साइनेप्टिक वेसिकल को अकोमोडेट कर पाए, है ना, उसे जगह चाहिए ना इस वेसिकल्स को, प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स को। प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या करता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करके रखता है रिलीज का होने के बाद। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अगेन आपके मैसेंजर्स है, केमिकल मैसेंजर्स है, तो ये फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में पास ऑन करेगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में पास ऑन करेगा, एंड सो ऑन, राइट। ओके, तो इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम एक्सोनल नॉब या साइनेप्टिक नॉब बोल सकते हैं, विच होल्ड्स द प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स filled with neurotransmitter। तो ये आपका न्यूरॉन का पार्ट था, और बाकी मैंने एक्सॉन सेल बॉडी के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। एंड एक्सॉन ऑलवेज कैरी द इंपल्स अवे फ्रॉम द साइटोन। यहाँ आपने क्या देखा था, डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द साइटोन, एक्सॉन अवे फ्रॉम द साइटोन, इंपल्स को कैरी करते हुए लेके जाएगा, राइट। अब कुछ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं बेस्ड ऑन कितने एक्सॉन एंड कितने डेंड्राइट्स है। अगर आपको एक ही पोल नजर आ रहा है यहाँ से अराइज होते हुए आपके साइटोन से, तो उसे हम यूनिपोलर बोलेंगे। ये यूनिपोलर हम सब के बॉडी में एक टाइम पे था, ये इस तरह के न्यूरॉन थे जब हम एम्ब्रियो थे, राइट। सो दीज आर एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स में आपको ऐसे सिंगल एक्सॉन या एक पोल वाला न्यूरॉन दिखेगा। स्यूडो यूनिपोलर भी हमारे बॉडी में है, बट ये आपके एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट दिया हुआ नहीं है, मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका सुपर टॉपर पॉइंट है बेटा, ठीक है, सुपर टॉपर पॉइंट है। स्यूडो यूनिपोलर का मतलब ये है, ये दिखने में तो लगता है कि दो पोल है ना, ऐसे नहीं लग रहा है बाईपोलर है, लेकिन है ये एक ही पोल, एक ही निकली हुई है यहाँ से, यही पोल फिर डिवाइड हो गई, तो फॉल्सली स्यूडो यूनिपोलर है ये, है ना। एक ही पोल निकली है तो इसलिए यूनिपोलर जैसी दिख रही है, बट बाद में जाके ये डिवाइड हो गई है इनटू एन एक्सॉन, इनटू अ डेंड्राइट एंड एन एक्सॉन। तो ये आपको बेसिकली आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन
डॉर्सल, अगर मैं अपना स्पाइनल कॉर्ड निकाल के ऐसे आपके सामने रखूं, ऐसा स्पाइनल कॉर्ड था मेरा, पीछे से मैंने निकाला और मैंने इसे कट किया, ये डॉर्सल साइड है मेरे स्पाइनल कॉर्ड का, ये वेंट्रल साइड है। तो डॉर्सल साइड से कुछ न्यूरॉन्स एंटर होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, और वेंट्रल से कुछ मोटर न्यूरॉन निकलते हैं, वही पीएनएस। तो डॉर्सल जो रूट है ना, वो सारे न्यूरॉन आपके स्यूडो यूनिपोलर होते हैं। ये भी हम पढ़ाते थे जब स्पाइनल कॉर्ड था आपके सिलेबस में, तो चला गया। बाइपोलर, ये आपके ऑब्वियसली एक ही साइटोन से दो पोल अराइज हो रहे हैं। यहाँ देखो हर जगह पे एक पोल था, यहाँ दो पोल अराइज हो रहा है, इसीलिए बाइपोलर। ये आपको अपने रेटिनल एपिथेलियम में मिलेगा, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में मिलेगा, कॉक्लियर एपिथेलियम में भी मिलता है इंटरनल ईयर में, ठीक है। बट आपके एनसीईआरटी में सिर्फ रेटिनल एपिथेलियम लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। ऑल्फैक्टरी थोड़ा एक्स्ट्रा एक छोटा सा पॉइंट बताई हूँ। मल्टीपोलर, जिसका स्ट्रक्चर अभी आपने देखा, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मल्टीपोलर से ही बनाया हुआ है, क्योंकि कई सारे आपको सेल प्रोसेसेस साइटोन से निकलते हुए दिखती है। एपोलर की अगर हम बात करें, ये भी एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया है। एपोलर मतलब यहाँ पे कोई भी पोल या सेल प्रोसेसेस अराइज नहीं हो रही है, जस्ट अ साइटोन। ये आपको मेनली ह्यूमन में नहीं दिखता है, ये आपको हाइड्रा, निडारिया में दिखेगा, राइट। नो एक्सॉन नो डेंड्रॉन, ये आपको हाइड्रा में दिखेगा। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। दोनों ही टॉपिक एक डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मैं चाहूंगी कि आप अच्छे से इसको सुनो, ध्यान से सुनो, आराम से पढ़ाऊंगी, ठीक है। और आपके पास तो हमेशा ऑप्शन है ही रिवाइंड करके देखने का, है कि नहीं। चलो देखो, इमेजिन करते ये आपका पूरा एक्सॉन है, ठीक है, ये पूरा एक्सॉन है, और एक्सॉन का ये एक्सोलेमा है, आप सबको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था। एक्सोलेमा क्या है? एक्सोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और ये एक्सोप्लाज्म है, अंदर जो भी है दैट इज एक्सोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो एक्सोलेमा है, नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल केस की अगर हम बात करें, जो एक्सोलेमा है बाहर, एक्सोलेमा के बाहर मतलब बाहर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर की जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है, और अंदर जो है वो है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, है ना। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या बाहर की जो फ्लूइड है उसमें Na+ का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई रहता है, इट्स अ कैटायन, है ना। K+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहता है, और Ca2+ भी काफी ज्यादा मात्रा में है ECF में, ठीक है। इस दोनों पॉजिटिव आयन के इफेक्ट की वजह से बाहर का जो पोलैरिटी है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अंदर क्या होता है, Na+ बहुत कंपैरेटिवली लो है, K+ बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक कैटायन ज्यादा है, देखो K+ ज्यादा है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी ज्यादा है अंदर। ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स कुछ भी, देखो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है ना, तो जो आपके एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड ही होंगे ना, क्योंकि उसमें ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बायोमोलिक्यूल्स में, आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं है तो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ, परेशान मत होना। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के वजह से ये हमेशा नेगेटिव ही रहता है। अब क्वेश्चन ये है, किसने डिसाइड किया कि अंदर K+ ज्यादा होगा बाहर कम होगा? किसने डिसाइड किया अंदर Na+ कम होगा बाहर ज्यादा होगा? ये डिसाइड करता है एक प्रोटीन पंप यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इसका नाम है Na+ K+ पंप। ये क्या करता है, अंदर से 3 Na+ को बाहर फेंकता रहता है, और ये 2 K+ को अंदर डालता रहेगा, क्योंकि बाहर Na+ जा रहा है, वो भी 3 तो बाहर Na+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। 2 K+ अंदर आए जा रहा है, तो ऑब्वियसली अंदर K+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, Na+ का कम है, तो ये काम तो Na+ K+ पंप कर रहा है। इसके अलावा भी और भी कुछ 2 चैनल्स है जो डिसाइड करता है कि ये अंदर नेगेटिव होना चाहिए। वो क्या है, एक है आपका K+ लीकी चैनल, Na+ लीकी चैनल। नाम से ही पता चल रहा है ये लीकी चैनल्स हमेशा ओपन रहता है ना, हमेशा ओपन रहता है। और भी कुछ चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड चैनल, लाइगैंड गेटेड चैनल, मैं धीरे धीरे बोलूंगी आपको। तो ये लीकी चैनल्स हमेशा ओपन है। इस लीकी चैनल में जो K+ लीकी चैनल है वो ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि एक्सोलेमा इज मोर परमिएबल टू K+ एंड नियरली इम्परमिएबल बोला है Na+ से, ठीक है। तो ये Na+ को अलाउ तो करता है एंटर करना, लेकिन बहुत ही कम, तो तभी थोड़ा बहुत Na+ यहाँ है, 3 अगर निकलता जाए एक टाइम पे तो खत्म हो जाएगा Na+, तो थोड़ा बहुत Na+ आ भी रहा है लीकी चैनल से, बट बहुत ही कम अमाउंट में आता है। लेकिन K+ तो बहुत भर के आ रहा है K+ लीकी चैनल से, क्योंकि एक्सोलेमा इज मोर परमिएबल टू K+ दैन Na+, ठीक है। अब इस वजह से थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन देखो, यहाँ पे K+ कितने ज्यादा अमाउंट में है ना, और Na+ कितने कम अमाउंट में है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो
ये जो आपका स्टेट है एक्सॉन का, इस टाइम पे एक्सॉन रेस्ट ले रहा है, कोई स्टिम्यूली नहीं आया है, दिस इज दी रेस्टिंग पोटेंशियल या पोलराइज्ड स्टेट हम बोलते हैं। इस वक्त इन सब प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी चैनल्स प्रेजेंट है वो प्रोटीन्स ही है ना। तो इन प्रोटीन्स के अलावा कुछ और भी चैनल्स होता है, जैसे कि एक आपकी लाइगेंड गेटेड चैनल है, फिलहाल तो ये क्लोज्ड है, फिलहाल ये जो चैनल है ये आपका क्लोज्ड है, ठीक है। ये जो आपकी चैनल है दिस इज लाइगेंड गेटेड Na+ चैनल, Na+ को एंट्री देने वाला एक चैनल है, बट अभी ये क्लोज्ड है, ठीक है। क्यों है बताऊंगी। और एक और आपको यहाँ पे दिखेगा, एक और प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर का वेट कर रहा है, तभी तो स्टिम्यूली आएगा, अभी तो रेस्टिंग स्टेज में है, कोई स्टिम्यूली आया ही नहीं है। अब इमेजिन करते हैं जो एकदम पहला पेज में मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज हुआ, तो वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जिसके वजह से ये जो क्लोज्ड लाइगेंड गेटेड चैनल था ना ये ओपन हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ से Na+ एंटर होता रहा, भर भर के एंटर हो रहा है, एंटर हो रहा है, एंटर हो रहा है, लीकी चैनल तो बहुत ही कम काम कर रहा था। अब देखो K+ तो ज्यादा था ही, अब Na+ भी ज्यादा हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन देखो, पहले ये जो नेगेटिविटी थी कितनी नेगेटिव थी, अगर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करके अगर चेक करेंगे मशीन में तो ये हमें एग्जैक्टली -70 मिलीवोल्ट दिखेगा इसका चार्ज नॉर्मल स्टेज में। अब इतने ज्यादा पॉजिटिव आयन आने लगे हैं, ऑलरेडी K+ था, अब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और डोमिनेट नहीं कर पा रही है क्योंकि Na+ भी आ रहा है ना साथ साथ में, तो ये -70 से जा रहा है -50, -40, -30, -10, 0, +10, +20, +30, +40 ऐसे चला गया। तो ये गया +42, +32, +40 मिलीवोल्ट में चला गया। ये आपका डीपोलराइज स्टेट है। तो अब देखो पोलैरिटी चेंज हो गई, पहले अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव था, अब अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो गया है ना। इस एरिया में लेट्स इमेजिन, इस एरिया में अभी पोलैरिटी आ चुकी है। तो इस एरिया ने देखा कि यानी मेरे साइड वाले एरिया का अभी भी वैसा का वैसा ही है क्योंकि वो रेस्टिंग स्टेज में था। तो ये ए पॉइंट है जो अभी पोलराइज्ड है फिलहाल, ये बी पॉइंट में कन्वर्ट भेजेगी अपनी सिग्नल को। इसका जो नेगेटिव आयन है ये इसको नेगेटिव नेगेटिव करता रहेगा पॉजिटिव को, ये जो नेगेटिव आयन है इसको नेगेटिव नेगेटिव करता रहेगा। तो जब तक बी में पोलरिटी पोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन पहुंचेगा, नॉट पोलैरिटी, एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा, ए तब तक फिर पोलराइज स्टेट में चला जाएगा वापस, फिर से आपका बी सी को करेगा तो बी फिर से आपका नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में चला गया, सी अब डीपोलराइज्ड हो गया, ये डीपोलराइज स्टेट है। तो इस तरह से ये चलता रहता है पॉइंट बाय पॉइंट बाय पॉइंट। मैंने आपको बताया था ना अभी माइलिनेटेड अगर है, इमेजिन करो यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो ये यहाँ नहीं जाएगी, ये वहाँ उधर जाएगी जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। फिर इमेजिन करते यहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो ये यहाँ जाएगी, है ना। इसका ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट काफी दूर दूर होगा तो वो जंप कर करके जा रही, दैट इज सॉल्टरी कंडक्शन, फास्ट होगा वहां पे इंपल्स का ट्रांसमिशन। तो जनरेशन ऑफ इंपल्स तो आपने देख लिया, ट्रांसमिशन भी हो रहा है इंपल्स ए से बी, बी से सी एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये +32 +40 तो हुआ, क्या ये हमेशा ऐसे डीपोलराइज स्टेट में रहेगा? नहीं। जैसे ही +40 तक चला गया एक और चैनल प्रेजेंट था, लाइगेंड गेटेड तो था, लाइगेंड का मतलब होता है केमिकल, ये केमिकल का इंतजार करता है खुलने के लिए, वो केमिकल आ गया, न्यूरोट्रांसमीटर इज द केमिकल, जैसे ही इसने अपने रिसेप्टर से बाइंड किया इसने इसको खोल दिया Na+ लाइगेंड चैनल को। अब जैसे ये +40 तक पहुंच चुका है और अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव डीपोलैरिटी हो चुकी है यहाँ पे, राइट। तो अब क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा Na+। एक तो न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा नहीं रहता है, मैंने बोला था ना क्विक रिस्पॉन्स होता है बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये चला रीअपटेक भी हो जाता है, ठीक है। रीअपटेक हो गया, ये बंद हो गया क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का लाइगेंड गेटेड चैनल है तभी खुलेगा जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल प्रेजेंट होगा। चला गया, कोई बात नहीं, रिसेप्टर भी अकेला हो गया। लेकिन यहाँ एक और चैनल है जो इस वोल्टेज से, इस +32 +40 मिलीवोल्ट से ओपन हो जाता है, दिस इज K+ चैनल, ओपन्स एंड रिस्टोर -70 MB। कैसे? K+ चैनल अंदर से इतने, देखो हमेशा हाई टू लो में मूवमेंट होती है, यहाँ Na+ क्यों अंदर आ रही थी, बाहर भी तो जा सकती थी ना, क्योंकि बाहर ज्यादा था, हाई टू लो यहाँ कम है, तो हाई टू लो मूवमेंट होता है हमेशा। यहाँ भी हाई था, बाहर कम हो गया था क्योंकि K+ आपका ऑलरेडी बाहर अंदर ज्यादा था, तो K+ बाहर मूव करता रहेगा। तो देखो अब कैसा हो गया कॉन्सेंट्रेशन।
तो फिर Na+ तो ज़्यादा हो गया, K+ बहुत कम हो गया, वापस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आपका डोमिनेट करने लगेगा, फिर से -70 हो गया। तो क्या हम इसे रेस्टिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि K+ मूव्स आउट एंड अगेन मेंटेन्स द रेस्टिंग पोटेंशियल। नो, इट मेंटेन्स द चार्ज, वोल्टेज, नॉट द पोटेंशियल। क्यों? नॉट द कॉन्सेंट्रेशन। यहां उल्टा हो गया। -70 है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो सही नहीं है ना। यहाँ K+ ज्यादा था, Na+ कम था रेस्टिंग में। यहाँ देखो Na+ ज्यादा है, K+ कम है, ये उल्टा हो गया ना कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वापस आपका सी, मैंने इसलिए छोटा सा पॉइंट लिखा है, गोज बैक टू रेस्टिंग स्टेट आफ्टर दिस रीपोलराइज स्टेट बाय रीइंस्टेटिंग द Na+ एंड K+ कॉन्सेंट्रेशन। हम दोबारा इसको भी बंद कर देंगे, सब बंद हो जाएगा। ये तीनों तो हमेशा खुला हुआ था, ये अब वापस फिर से Na+ को 3 Na+ को बाहर भेजेगी, 2 K+ को अंदर भेजेगी। K+ लीकी चैनल्स, Na+ लीकी चैनल्स काम करेगा, वापस रिस्टोर करेगा, वापस रेस्टिंग पोटेंशियल इसके बाद आएगा। एक और छोटा सा भी होता था हाइपर पोलराइजेशन, बट अगेन वो आपके एनसीईआरटी में है नहीं, तो क्या करूँ मैं अब बताओ। बहुत कुछ हटा दिया गया है, पहले तो ग्राफ सब कुछ था, सब हटा दिया है, बट कोई बात नहीं। ये ओवरऑल मोर और लेस आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए ठीक है, क्या करें। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ इम्पल्स। अब ट्रांसमिशन इम्पल्स तो हो गया, एक न्यूरॉन तो हो चुका है ना, ये एक न्यूरॉन में चल रहा है ये सारी चीजें। इस न्यूरॉन से सपोज एक्सॉन से ए बी साइड, सी साइड, सब जगह जा रहा है, डी साइड, ई साइड। अब एक्सॉन टर्मिनल आ चुका है, तो नेक्स्ट एक्सॉन तक, नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुंचाना, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में या साइटोन में पहुंचाना है, दैट इज ट्रांसमिशन। यहाँ जस्ट जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हुआ है एक न्यूरॉन में, एक एक्सॉन में। अब ये दूसरे न्यूरॉन पे कैसे पहुंचाएगी? विद द हेल्प ऑफ, एक तो 2 तरह का साइनैप्स हमें यहाँ डिस्कस करना है। सो इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शंस कॉल्ड एज साइनैप्स। ठीक है, अब ये जो साइनैप्स, ये कैसे बनता है? साइनैप्स का कॉम्पोजिशन है मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन प्लस मेम्ब्रेन ऑफ अ पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। ये प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन से और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन से बनता है। तो ये आपका साइनैप्स है, ठीक है। ये प्री साइनैप्टिक प्लस पोस्ट साइनैप्टिक, प्री साइनैप्टिक प्लस पोस्ट साइनैप्टिक ने मिलके साइनैप्स बनाया हुआ है। अब कभी कभी इसी साइनैप्स में एक और पार्ट आता है एक और पार्ट आता है, वो हर न्यूरॉन, हर साइनैप्स में नहीं दिखते, एक ही साइनैप्स में दिखेगा, साइनैप्टिक क्लेफ्ट। क्या है साइनैप्टिक क्लेफ्ट? बताती हूँ। पहले 2 तरह का साइनैप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक है आपका इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में फास्ट क्विक ट्रांसमिशन होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत करीब है, इनकी प्रॉक्सिमिटी काफी कम है, और यहाँ ट्रांसमिशन होता है वाया गैप जंक्शन। 2 न्यूरॉन के बीच में गैप इतना ही कम है, साइनैप्स का इतना छोटा साइनैप्स है, लेंथ इतना कम है, डिस्टेंस इतना कम है कि ऐसे गैप जंक्शंस बन जाते हैं। हमें पता है गैप जंक्शन सर कम्युनिकेशन जंक्शन है ना, 2 न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। यहाँ एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, यहाँ पे आपको ये एक्शन पोटेंशियल बनते हुए दिखा था, ये एक्शन पोटेंशियल आया था, ठीक है। ये पहले तो डीपोलराइज्ड था एक मिनट, ये एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल अब यहाँ चला जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव था, अंदर, एक मिनट, बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था। तो ये इस तरह से अगेन वही ए एंड बी पॉइंट, जैसे मैंने बताया था कि ए पॉइंट का ऊपर ये सपोज नेगेटिव हो गया था, ये अभी डीपोलराइजेशन हो गया था, राइट। और इस साइड में बी पॉइंट में उल्टा था, ऊपर पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव इसको नेगेटिव करेगा, इस पॉजिटिव को। नीचे जो आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और यहाँ पे अभी पॉजिटिव हो चुका है, ये इसको फिर पॉजिटिव करेगा। तो ये मूव होता रहेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ये होता है इलेक्ट्रिकल जंक्शन। केमिकल जंक्शन की अगर आप बात करो तो केमिकल जंक्शन में आपको क्या दिखेगा? इनके जो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन काफी दूर लोकेटेड है, तो काफी दूर मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट कंपैरेटिवली दूर है, तो इस वजह से गैप जंक्शन का होना पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने फिर सहारा लिया न्यूरोट्रांसमीटर का। आपके बॉडी में ज्यादातर केमिकल साइनैप्स ही ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अगेन प्री साइनैप्टिक वेसिकल्स में स्टोर्ड है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और ये रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को इस एरिया में। साइनैप्स का ही पार्ट है, वो है साइनैप्टिक क्लेफ्ट।
फैक्ट द एरिया बिटवीन अ फ्लूइड फील्ड एरिया, ये फ्लूइड फील्ड है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दिखेगी घूमते हुए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और फ्लूइड फील्ड एरिया बिटवीन टू न्यूरॉन्स इन अ केमिकल साइनेप्स नॉट इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये फिर दूसरे प्रोस साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो इसके रिसेप्टर्स है वहाँ पे वो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे एंड एक्टिविटी शो करेंगे, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, केमिकल ही तो देखा था हमने। सो ये हो गए आपके टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस और किस तरह से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। अब हम फोकस करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में। हमने दो तरह का सिस्टम पढ़ा, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाता है एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑब्वियसली, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड अगेन आपके सिलेबस से क्योंकि हटा दिया गया है, तो हम बहुत साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले हटा दिया था, उससे पहले तो हम पढ़ते थे 2-3 साल पहले। ब्रेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम सबको पता है ब्रेन विच इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज कन्फाइंड विद इन अ बोनी बॉक्स जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। हमने लोकोमोशन वाले चैप्टर में देखा था क्रेनियल बोन्स, 8 क्रेनियल बोन्स थे, वो 8 क्रेनियल बोन्स आपके ब्रेन को प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहा था, राइट। सो कवर्स ऑफ ब्रेन है ना, ब्रेन में कुछ कवर्स भी प्रेजेंट है, क्रेनियम के अंदर ब्रेन है और ब्रेन को भी बहुत सारे कवर्स ने कवर किया हुआ है, राइट। सो दीज कवर्स कुछ भी नहीं, कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज मेनिंजेस, कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं। 3 तरह के आपको ये कवर दिखेंगे ब्रेन टिश्यू के ऊपर। अभी तक नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू आया नहीं है। इस न्यूरल टिश्यू जो ब्रेन है उसके ऊपर ये कनेक्टिव टिश्यू ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, क्रेनियम के नीचे, ब्रेन टिश्यू के ऊपर। सबसे पहले है ड्यूरा मैटर, ये ठीक आपके क्रेनियम के ठीक नीचे है, बोन से थोड़ा एकदम नीचे ही है, क्रेनियम बोन से बहुत थिक है और ए वास्क्यूलर है। ये एकदम प्लास्टिक की तरह दिखता है ना। और ए वास्क्यूलर मतलब कोई ब्लड वेसल नहीं है, थिक है और कोई ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं है। ये जस्ट अपनी सप्लाई कैसे लेता है, डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। नेक्स्ट है एरेक्नॉइड मैटर, ये काफी थिक है। थिक मतलब अगर आप देखो इसका लेंथ या विड्थ बहुत ज्यादा है क्योंकि ये स्पाइडर वेब लाइक प्रेजेंट है, स्पाइडर वेब लाइक एंड द लार्जेस्ट मेनिन, तो हम इसे लार्ज बोल सकते हैं, थिक नहीं, क्योंकि ये जो मेनिंज है कुछ ऐसे दिखता है ना, ऐसे दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे वेब जैसा दिखता है थोड़ा सा, राइट। लार्जेस्ट मेनिंज। पाया मैटर की बात करें, ये बहुत ही थिन है ना, हाईली वास्क्यूलर। एरेक्नॉइड में भी आपको ब्लड वेसल्स दिखेगा, ड्यूरा में नहीं दिखता। पाया मैटर में आपको सबसे ज्यादा ब्लड वेसल दिखता है, ठीक है। और ये ठीक आपके ब्रेन टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट है। इनफैक्ट ब्रेन में जितनी भी आपको इस तरह से फोल्डिंग दिखती है ना, वहां भी पाया मैटर ऐसे फोल्डिंग्स में भी उसको कवर किया हुआ है, ठीक चिपकी हुई है आपके ब्रेन टिश्यू के ऊपर। ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरेब्रम आ जाता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। पहले हम सेरेब्रम की बात करते हैं। सेरेब्रम को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। ये जो 2 आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है और ये कनेक्टेड है, बीच में कनेक्टेड है वाया कॉर्पस कैलोसम। तो आपको पता है ये कॉर्पस कैलोसम एक्चुअली में क्या है? कॉर्पस कैलोसम इज द नर्व ट्रैक्ट है, और नर्व ट्रैक्ट मतलब क्या है? एक्सॉन, ठीक है। सारे सपोज आपके यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, यहाँ पे दूसरा है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो राइट से आपके सारे वो डेंड्राइट्स एंड साइटोन प्रेजेंट है, डेंड्राइट साइटोन, डेंड्राइट साइटोन, डेंड्राइट साइटोन, डेंड्राइट साइटोन, इसीलिए वो ग्रे दिखता है क्योंकि डेंड्राइट और साइटोन में तो माइलिन शीथ है ही नहीं। फिर उसके जो सारे एक्सॉन आके चिपके नीचे है ना, वो उसमें माइलिन शीथ है, इसलिए वो वाइट दिखता है। तो ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर बीच में, ठीक है। तो ये आपका जो कॉर्पस कैलोसम है, इट्स अ कनेक्टिव फाइबर्स, नर्व फाइबर्स है, मैसेजेस को इधर उधर कैरी करने के लिए, ठीक है। और कॉर्पस कैलोसम जैसे कि मैंने बोला वाइट मैटर, वाइट दिखता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपके कॉर्पस कैलोसम के ऊपर है। तो कॉर्पस कैलो आपका जो सेरिब्रम है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और कॉर्पस कैलोसम से बना हुआ है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स एसोसिएशन एरियाज। क्या है एसोसिएशन एरियाज? एक बार यहाँ देख लेंगे। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर, अभी मैंने बोला क्योंकि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, और आपके वो एक्सॉन एंड साइटोन एंड डेंड्राइट्स है, उसमें तो माइलिन शीथ वैसे भी नहीं होता, इसलिए वो ग्रे अपीयर करता है दिखने में। माइलिन शीथ लिपिड, मल्टीपल लेयर ऑफ लिपिड है, तो व्हाइट अपीयर करता है वो, ठीक है। तो ये जो आपको दिखेगा इसमें जो एसोसिएशन एरियाज दिखता है, एसोसिएशन एरियाज आपके दे आर नीदर सेंसरी नॉर मोटर। तो अगर हमने समझ लिया ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और अंदर आपको ये कॉर्पस कैलोसम दिख रहा है, वाइट मैटर, माइलिनेटेड न्यूरॉन, तो आपको कॉर्टेक्स में दिखेगा कि कुछ आपको इस तरह से मोटर एरिया दिखता है, कुछ आपको सेंसरी एरिया दिखता है, और कुछ आपके एसोसिएशन एरियाज है विच आर नीदर
सेंसरी नॉर मोटर, इंटर न्यूरॉन से बनाया हुआ है, राइट। सो दे आर नीदर सेंसरी नॉर मोटर, मतलब बोथ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बोथ, बोथ सेंसरी एंड मोटर, ठीक है, बोथ सेंसरी एंड मोटर एसोसिएशन एरियाज। ये एसोसिएशन एरियाज आपके कई तरह के फंक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ जो आपके नीट एनसीईआरटी में नहीं बताया हुआ है, पर समझने के लिए मैं बोल रही हूँ। इमेजिन करते हैं कि एक आपका ये देखो, ये पैराइटल लोब है, ठीक है, सॉरी टेम्पोरल लोब है, दिस इज पैराइटल लोब, यहाँ पे आई एम सो सॉरी फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, यहाँ पे टेम्पोरल लोब है, यहाँ ऑक्सीपिटल लोब है। लेट्स इमेजिन, ये मैं मिटा रही हूँ क्योंकि पिक्चर खराब हो जाएगा, चलो इससे पॉइंटर से बना के बताती हूँ। इमेजिन करते हैं ये आपका फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल है, यहाँ टेम्पोरल है, यहाँ ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे कुछ सेंटर्स या कुछ इस तरह से एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट है, और वो एसोसिएशन एरिया जो है उसे वर्निकेज एरिया बोलते हैं। इस एरिया में सपोज जो प्रेजेंट है, इस एरिया में कुछ प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे एक सेंसरी एरिया एक और प्रेजेंट है इस एरिया में, आपके फ्रंटल लोब में। तो जो आपके टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है ये ग्रीन कलर वाला, उसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, वर्निकेज एरिया बोलते हैं। ये आपके स्पीच को समझने में, कि किसी ने अगर बोला है कि हेलो कैसे हो आप, ये क्या बोला, हेलो कैसे हो आप, मैं समझी ना, ये समझने का काम ये करता है। देखो ये सेंसरी के पास है, सेंसरी का काम ही है कि स्टिम्यूली को रिसीव करना और ब्रेन तक, सीएनएस तक ले जाना। तो इसने रिसीव किया है और ये उसने समझा है कि अच्छा ये बोला है, अब इसने मैसेज भेज दिया एसोसिएशन एरिया के पास, उसने समझ लिया कि अच्छा इसने ये बोला, तो ये इस एरिया को बोलेगा, ब्रोकास एरिया को। देखो ये मोटर है, ठीक है, मोटर एरिया का काम क्या है, ये जो बोल रही हूँ मैं कि हाँ मैं अच्छी हूँ, हेलो टू यू, ठीक है, ये मैंने रिप्लाई किया ब्रोकास एरिया, मोटर एरिया के थ्रू किया, राइट। तो ये एसोसिएशन एरियाज इसको सेंटर मैसेज भेजेंगे कि आप इस तरह से रिस्पॉन्ड करो। तभी कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो आपके डम लोग होते हैं, डम मतलब बुद्धिहीन की बात नहीं कर रही हूँ, डम मतलब असली मतलब उसका हम लोगों ने उसे गलत मतलब दे दिया। डम मीन्स हु आर अनेबल टू से स्पीक, तो उनका ये स्पीच उनको समझ में सब कुछ आ रहा है, वर्निकेज एरिया उनका बिल्कुल ठीक है, बट ब्रोकास एरिया में गड़बड़ हो गया है ना, वहाँ पे कुछ आपके डैमेज हो चुके होंगे, दैट्स वाई स्पीच प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, राइट। कभी कभी वर्निकेज में इफेक्ट होता है, ब्रोकास्ट ठीक रहता है। किसी ने मुझसे पूछा हेलो हाउ आर यू, तो मैंने जवाब दिया मैं तो कल जाने वाली हूँ घूमने, मुझसे तो उसने ये नहीं पूछा था, तो मैंने समझा ही नहीं क्या बोला, मेरा ये सेंसरी एरिया ही काम नहीं कर रहा है। जस्ट एज एन एग्जांपल बता रही हूँ, एसोसिएशन एरिया सर नीदर सेंसरी नॉर मोटर, इंटर न्यूरॉन से बना है। दूसरा जो आपका फोर ब्रेन का पार्ट है वो मैंने आपको क्या बोला, थैलेमस है, राइट, थैलेमस है। तो थैलेमस इज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, दोनों को वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन से जो मैसेज आना है या जाना है उसे कोऑर्डिनेट कर रहा है प्रॉपर्ली। और हाइपोथैलेमस एक और पार्ट है आपका फोर ब्रेन का। हाइपोथैलेमस के कई काम है, एक तो आपके बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन करता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है इसे मेंटेन कर रहा है आपकी हाइपोथैलेमस। तो आपको जब बॉडी हाई लो, हम लोग होम्योथर्म है, हाई लो होने से इसी यही रोकता है, हाइपोथैलेमस इसको मेंटेन करके रखता है। ज़्यादा गर्मी हो गई तो इवापोरेशन वगैरह कराएगा, वो कूलिंग इफेक्ट देगा स्वेट का, एटसेट्रा, स्वेट प्रोडक्शन कराएगा। अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग मतलब फीलिंग ऑफ सैटिटी, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, या अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, भूख लगना भी हाइपोथैलेमस का काम है। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स भी आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बेटा आपके कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स भी हो सकते हैं, एक्साइटरी हार्मोन्स भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हमें पता है कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे एक्साइटेटरी है, रिलीजिंग हार्मोन्स है। इनहिबिटरी हार्मोन्स डोपामीन, सोमैटोस्टैटिन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, वो सारे रिलीज करते हैं। आपके फोर ब्रेन में इन तीनों के अलावा एक लिम्बिक सिस्टम भी प्रेजेंट है जो हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस मिलके बनाती है। ये जो लिम्बिक सिस्टम है ये मेनली आपके बॉडी का या आपके का जो बिहेवियर है, जो इमोशंस एक्सप्रेशन है, ये सारा काम संभालते हैं। जैसे आपके एमिगडाला का मेन काम है सेक्सुअल अर्ज, प्लेजर, सैडनेस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, फियर, रेज, ये सब कुछ एमिगडाला का काम है। और हिप्पोकैम्पस पता है क्या करता है, हिप्पोकैम्पस का काम है टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना। ये सबको
यूजुअली एज के साथ साथ हमारी बहुत सारी मेमोरीज चली जाती है, बट कुछ हमें याद रह जाता है जो बचपन में हुआ था, तो वो आपके हिप्पोकैम्पस स्टोर करता है उसको। अब फोर ब्रेन के अलावा आपके मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन भी प्रेजेंट है। मिड ब्रेन जो है वो ठीक आपके हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स रीजन ऑफ द हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। तो मतलब फोर और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है मिड ब्रेन ऑब्वियसली। एक और बात याद रखिएगा जो अभी आपके सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है, ब्रेन वेंट्रिकल्स, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। सेरिब्रल एक्वीडक्ट आपके थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ ब्रेन वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। ये सेरिब्रल एक्वीडक्ट, दूसरा नाम है सिल्वियस, डक्ट ऑफ सिल्वियस या आइटर। ये डक्ट आपके मिड ब्रेन से ही पास होते हुए जाता है। ये आपका ब्रेन पूरा सॉलिड नहीं, अंदर से खाली है। उस एरिया में जब बोला जाता है ना, अरे अब तुम्हारा ब्रेन खाली है, खाली ही है बेटा, लेकिन उसके अंदर फ्लूइड भी भरी हुई है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आपके पास 4 वेंट्रिकल्स है, 2 आपके लैटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट करता है ये सेरिब्रल एक्वीडक्ट। एंड मिड ब्रेन जो है रिप्रेजेंटेड बाय कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्वाड्री इसीलिए बोल रहे हैं, इस तरह के आपके कुछ लोब्स टाइप प्रेजेंट है। ये जो आपके लोब्स है, ऊपर वाले 4 है ना टोटल, इसलिए कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ऊपर वाले जो 2 लोब्स है ये आपके विजन का मोटर एंड सेंसरी फंक्शन देखते हैं। लोअर वाले जो 2 है वो आपके ऑडिशन हियरिंग का मोटर एंड सेंसरी फंक्शन देखते हैं। हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करें, इसका है पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ सेरेबेलम। एंड सेरेबेलम बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट्स आप सबके लिए लिखना जरूर चाहूंगी कि ये जो आपका पॉन्स रीजन है, पॉन्स रीजन जो है, पॉन्स रीजन में आपको क्या दिखता है? पॉन्स रीजन में रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट है, जो हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है, तो ये आपके ब्रीदिंग रेट को मेंटेन रेगुलेट करने में हेल्प करता है, राइट। सो इट रेगुलेट्स इनहेलेशन डेप्थ। कैसे? इनहेलेशन डेप्थ को ये रिड्यूस कर देता है। एक और काम जो आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक ऑर्गन है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अगर ये डैमेज हो गया तो पर्सन विल इमीडिएटली डाई, तुरंत मर जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इट रेगुलेट्स कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी एंड गैस्ट्रिक एक्टिविटी। सारा काम यही करता है। तो अगर ये खराब हुआ, रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, मर जाओगे आप, ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी बंद हो जाएगा, पर्सन विल डाई, ठीक है। एंड एक और छोटा सा पॉइंट जो हम सबसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, वो है ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम जो है वो किससे बनता है? ब्रेन स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ मिड ब्रेन, आपके मिड ब्रेन से बनता है वो, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स रीजन, ठीक है, पॉन्स रीजन एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ठीक है, राइट। सो ये था आपका पूरा का पूरा दी न्यूरल कंट्रोल एंड रेगुलेशन वाला चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। तो अगला जो चैप्टर होने वाला है बेटा वो है आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्टली एनसीईआरटी पॉइंटर्स ही मैंने यहाँ पे सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं आपके लिए, एंड आई होप वो आपको यूजफुल लगेगा फ्यूचर में। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टे सेफ। हम सब मिलने वाले हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम सब मिलेंगे विद द चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका माइंड मैप। याद रखिएगा ये माइंड मैप सीरीज है, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्रेस वे में बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली मटेरियल आपके कंप्रेस्ड ही होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, थैंक यू।